बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर के साथ। तहरीक इंसाफ का बड़ा नुकसान, पार्टी के मरकजी रहनुमा और इमरान खान के दस्ते रास्त असद उमर ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक असद उमर अब से कुछ देर बाद नेशनल प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर देंगे। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा असद उमर को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। असद उमर अडियाला जेल के अकबी गेट से रवाना हुए। मीडिया नुमाइंदों को बताया गया था कि असद उमर अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करेंगे, मगर असद उमर बगैर कुछ कहे वहां से रवाना हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। पीटीआई के मरकजी रहनुमा और इमरान खान के दस्ते रास्त असद उमर पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। जराये के मुताबिक असद उमर अब से कुछ देर बाद नेशनल प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा असद उमर को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया था। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा मजहर इकबाल से। जी मजहर इकबाल, अब से कितनी देर बाद असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? जी बिल्कुल, बताया ये गया है कि 9:30 बजे असद उमर जो है वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग यहाँ पे दोपहर 4 बजे से मौजूद हैं। पहले कहा गया था कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर उनकी रिहाई में ताखीर हुई, 6 बजे का टाइम दिया गया, फिर उसके बाद रिहाई में ताखीर हुई और अब बताया जा रहा है कि वो 9:30 बजे जो है वो नेशनल प्रेस क्लब आएंगे और इस यहाँ पे एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी राहें जुदा करने का वो ऐलान करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर ये कंफर्म हो गया है कि असद उमर को अडियाला जेल से रिहाई मिल चुकी है और वो अडियाला जेल से इस्लामाबाद की तरफ इस वक्त रवां है। उनके दिए हुए टाइम के मुताबिक को 8 से 10 मिनट रह गए हैं उनके यहाँ पहुँचने में। जो ही वो पहुँचेंगे और उसके बाद की जो सूरत हाल है मैं आपको उससे आगाह करूँगा। जी ठीक है, आप साथ ही मौजूद रहिए। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आदिल, कुछ ही देर में असद उमर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह की इतलात है और असद उमर जो है वो अडियाला जेल से जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब का जो फासला है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। वो अडियाला जेल आपको पता है कि वो पिंडी से जो है वो है और तो ऑलमोस्ट ये तो डिसाइडेड है कि असद उमर जो है वो अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनकी हवाले से जो है वो इतलात पिछले कई दिन से जो है वो ज़ेर गर्दिश थी। आज अब फवाद चौधरी ने जो है, जैसे आपने देखा कि इससे कुछ देर पहले फवाद चौधरी ने अपनी पार्टी से जो है वो एफिलिएशन को ख़त्म किया। अब असद उमर जो है वो बहुत बड़ी जो है वो झटका है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, क्योंकि आम ख्याल यही था कि इमरान खान के बाद जो पार्टी के ऊपर जिस शख्सियत की गिरफ्त है वो असद उमर है। असद उमर के जाने से जो है पार्टी यकीनी तौर पे उसको काफी नुकसान पहुंचा है। असद उमर जो है वो बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स के जो है वो हामी तो नहीं थे, जिस तरह से हमने फवाद चौधरी के माजी में जो है वो मुख्तलिफ बयानात हमने देखे। उन्होंने अदलिया के खिलाफ जो है बड़ा सख्त स्टांस लिया था फवाद चौधरी ने, लेकिन असद उमर जो है वो बहुत बैलेंस करके पॉलिटिक्स को चल रहे थे। और बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल और हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी पार्टी को खैरबाद कह गए। आपने ट्वीट में कहा कि सियासत कर ली है। फवाद चौधरी की अदालत के बाहर से शुरू होने वाली दौड़ का इख्तिताम तहरीक इंसाफ छोड़ने तक क्यों कर हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। तहरीक इंसाफ के कले में एक और बड़ी दरार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी पार्टी छोड़ गए। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि वह सियासत से फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं, पार्टी ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है और इमरान खान से राहें जुदा कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि वो पहले ही 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से दौड़ लगाकर गिरफ्तारी से बचने वाले फवाद चौधरी ने अपनी सियासत को भी ब्रेक लगा दी है, मगर इस बात के इशारे उस दिन से ही मिलना शुरू हो गए थे जब फवाद चौधरी रिहाई के बाद सियासत के उफक से अचानक गायब हो गए। यही नहीं, उनकी अहलिया ने भी ट्वीट करके इमरान खान से खूब गिले शिकवे किए थे। फवाद चौधरी की अलहदगी तहरीक इंसाफ के लिए गैर मामूली धचका है। मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि पार्टी को ऐसे मजीद धचके बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं।
तहरीक इंसाफ के मजीद 3 खिलाड़ी पार्टी छोड़ गए। कराची से साबिक रुकन कौमी असम्बली साइमा नदीम और साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नादिया शेर खान ने भी पार्टी छोड़ने का आज ऐलान कर दिया। मुल्तान से साबिक रुकन पंजाब असम्बली मलिक सलीम अख्तर ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। PTI की मजीद 3 अहम विकेट्स गिर गईं। कराची, KP और मुल्तान से 3 अरकान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। शहर से तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली साइमा नदीम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहती हैं कि 9 मई के वाकयात काबिल मजम्मत हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ, उनकी तमाम पोजीशंस से रिज़ाइन करती हूँ और मैं 9 मई को काबिल मजम्मत करार देती हूँ कि जो वाक़यात हुए वो नहीं होने चाहिए थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की साबिक रुकन नादिया शेर खान ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनका ज़मीर किसी तौर गवारा नहीं कर सकता कि वो मजीद इस शरपसंद जत्थे का हिस्सा रहें। इस एहतजाज की आड़ में बाकायदा मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता ग्रोहों का इस्तेमाल किया गया। हमारे दुश्मन जो काम 75 ईयर्स में ना कर सके वो काम इमरान खान साहब ने जमहूरियत के नाम पर कर दिया। बगैर किसी दबाव और लालच के ऐलान करती हूँ कि मैं आज ही तहरीक इंसाफ की रुकनियत से मुस्ताफी हो रही हूँ। मेरा इस पार्टी से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन पंजाब असम्बली मलिक सलीम अख्तर लाबर ने भी पार्टी से राहें जुदा कर ली। PTI का टिकट वापस करने का भी ऐलान कर दिया। देर इसमाइल खान में कोई खुशहाली हो जाए, मतलब वो कहते हैं ना 1-1-2 11 बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इनकी सपोर्ट की है। इनके भाई को ज़िम्नी में मैंने अपनी सीट छोड़ी है, अवाम की खातिर छोड़ी है। मलिक सलीम अख्तर लाबर का कहना था कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किसी भी दबाव के बगैर किया। 9 मई वाक़े के बाद फैसला किया कि अब सियासत में उनका कोई काम नहीं। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हुसैन इलाही का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद खत्म करते हैं, अपनी पार्टी मुस्लिम लीग काफ में वापस जा रहा हूँ। हुसैन इलाही का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हुसैन इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद खत्म करते हैं, अपनी पार्टी मुस्लिम लीग काफ में वापस जा रहा हूं। हुकूमत बता दे मेरे अलग होने से तो पार्टी छोड़ने को तैयार हूं। इमरान खान का हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। चेयरमैन PTI कहते हैं जो भी मुज़ाकरात करना चाहता है कमेटी से कर सकता है। अगर वो कहते हैं इमरान खान को निकाल दे तो पाकिस्तान के लिए तैयार हूं। मुल्क में इंतखाबात के लिए 2 असम्बलियां तहलील की, खुश हूं। शरी मजारी ने जुल्म से जान छुड़ा ली। आज मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं, एक मुज़ाकराती कमेटी। किसी से भी वो जो भी इस वक्त ताकतवर से जाके वो बात करे। मैं 2 चीजें कहता हूं, अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। अगर आप ये कमेटी को समझा दें कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। या दूसरी चीज, या इस कमेटी को यह कह दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से पाकिस्तान को क्या फायदा है। ये तो हमें समझ आ रही है कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को इनका ख्याल है क्रश कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्या फायदा है। हम क्यों अक्टूबर तक इंतजार कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए गौर शुरू कर रखा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर फिलहाल पाबंदी लगाने का फैसला नहीं हुआ। ऐसी पाबंदी से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर होने वाले हमलों से लेकर अब तक शवाहिद मिल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने बाकायदा प्लानिंग के साथ हमले किए। रियासत की रिट को चैलेंज किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान खुद कबूल कर रहे हैं कि हमले की मनसूबाबंदी पहले से कर रखी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इंफरादी तौर पर कार्रवाई हो सकती है। माजी में जमात इस्लामी पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी। अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म कर सकती है। निगरां हुकूमतें इस वक्त गैर आईनी तौर पर काम कर रही हैं।
کہ آپ بین نہیں کر سکتے، ایک بنیادی حق ہے ہر ایک کا کہ پولیٹیکل پارٹی بنائے. جہاں تک کوئی رائٹس کا تعلق ہے، کوئی اگر لوگ کسی پروٹیسٹ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے، وہ ایک انفرادی ایک ایکٹ ہوتا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنا پہ پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو، کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو کہ ٹیررزم پھیلا رہی ہو یا انتشار پھیلا رہی ہو، تو اس کے لیے مختلف قوانین ہیں اور مختلف رولز ہیں. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. اسد عمر اس وقت نیوز کانفرنس کی تیاری کر رہے ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، جبکہ آج شام گئے ایک تقریب ہوئی ہے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار خیال کیا اور کہا، واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی گناہ گار کو نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے اس کے لیے میں ہی سفارش کیوں نہ کروں. کسی کی کوئی بخشش نہیں ہونی چاہیے اور کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے گی. شہداء کی تکریم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ واضح کر دیا اور کہا کہ وہ بھی سفارش کرے تو کسی گناہ گار کو نہ چھوڑا جائے اور کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے گی. تو اپڈیٹ کریں کہ 9 مئی کو ریڈ لائن کراس کی گئی جس کی کوئی معافی نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا. اچھا جی اچھا جی اب سٹارٹ کریں جی. اچھا جی اچھا جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سے آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں نیشنل پریس کلب میں. اس وقت اسد عمر جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں اور دستراز ہیں عمران خان کے، وہ ایک نیوز کانفرنس کے لیے پہنچ چکے ہیں. صحافیوں کا ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے. اسد عمر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 3 MPO کے تحت نظر بند تھے. اس وقت مخاطب ان کو سنتے ہیں. پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اور آخری جو ہے وہ میرا لائحہ عمل آگے کیا ہے، وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا. سب سے پہلے تو جی 9 مئی کو شروع کرتے ہیں. 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا سا تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے. جو اس دن ہوا، لوگوں کی جانیں گئیں، زخمی ہوئے لوگ، املاک تباہ و برباد ہوئیں، سرکاری بھی اور نجی بھی. لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے. فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے، میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا. اور خان صاحب نے جیسے، اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات، کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر. اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے، جیسے عراق کے نظر آئے. اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے. بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سینٹر میں. تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر.
اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی، فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے.